क्यों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत यान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के 60 नोट्स वीडियो हमारी तरफ से प्रोवाइड कराना आपके लिए प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो आज यह 60 नोट्स वीडियो का तीसरा क्लास होगा। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, ये आपका जो है पहला प्रश्न पत्र है डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के 60 नोट्स वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल कहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 वीडियो या 10 वीडियो में मैं 50 नंबर वाले जितने भी 50 नंबर वाले पेपर को जो है 8 से 10 वीडियो में समाप्त कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 7, 8, 9 वीडियो लगेगा, है ना। ये काफ़ी बड़ा है प्रथम प्रश्न पत्र, उसके बाद सब छोटे हैं 5-6 वीडियो में सब कुछ मैं समाप्त कर दूंगा। तो आप सभी लोग चलिए इस तीसरे वीडियो का आनंद उठाइए। उसके बाद मैं थोड़ी सी बात आपसे मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मित्रों, किसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन मुगलकालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो समझिए इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है। मध्यकाल में आप सभी लोग जानते हैं, मध्यकाल भारतीय इतिहास में मध्यकाल किसे कहा जाता है। जो 1526 में बाबर का यहाँ पे आगाज होता है, या बाबर यूँ कहें तो राजा बन जाता है देश का, उस समय से लेकर के अंग्रेजों के आने तक का जो समय होता है उसे हम भारतीय इतिहास में मध्यकालीन या मुगलकालीन इतिहास के बारे में जानते हैं। तो मुगल काल में क्या कैसी रही शिक्षा की व्यवस्था, यह भी आपके सिलेबस में है, तो आपको समझना चाहिए। देखिए उद्देश्य क्या थे। अनेक मुस्लिम शासक हुए, इनमें से कुछ अधिक शिक्षा प्रेमी थे, कुछ उदार थे, कुछ कट्टर थे, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे। इस युग की निम्न विशेषताएं थी। आप सभी लोग औरंगजेब के बारे में सुने हुए। औरंगजेब कैसा व्यक्ति था, कट्टर व्यक्ति था, है ना। और तलवार के बल पर जो है हिंदू धर्म को मतलब कि तबाह करने का प्रयास किया। कुछ उदार थे, मतलब आपने देखा कि उदार कौन था, जैसे कि अकबर उदार था। वह जो है हिंदू और मुस्लिमों के लिए जो है बेहतर कार्य किया, दोनों धर्म को संभाव करने का प्रयास किया, या यूँ कहे तो वह एक अलग धर्म का निर्माण ही करना चाहता था। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, अकबर ने ही किया था ना। तो दीन इलाही धर्म जो है उसे परिलक्षित होता है कि अकबर जो है न हिंदू धर्म को उतना ज़्यादा महत्व देता था, न मुस्लिम धर्म को देता था। वह चाहता था कि सब कोई सर्वधर्म संभाव क्या मतलब की भावना उसके अंदर थी, ठीक है। तो अनेक शासक हुए थे, आप सभी लोग जानते हैं। कुछ शिक्षा प्रेमी थे, ठीक है। आप सभी लोग मतलब कि अकबर के ही दरबार में नवरत्न थे, वो शिक्षा प्रेमी भी था, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं किसके बारे में। आगे बात करते हैं ज्ञान का प्रचार वो लोग कैसे करते थे। तो ज्ञान का प्रचार मित्रों कैसे करते थे, देखिएगा। मोहम्मद साहब का कहना था ज्ञान अमृत है जो अमृत प्रदान करता है। संपूर्ण मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार व उन्नति था, ठीक है। मुस्लिम शिक्षा का एक ही उद्देश्य था। जब मुस्लिम धर्म का उदय होता है, या यूँ कहे तो मोहम्मद पैगंबर साहब जो है जन्म लेते हैं, वो अपना प्रचार करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म की स्थापना वगैरह होती है, तो एक ही उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा का। कि इस मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में हमारे धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो किसी भी कीमत पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं धर्म का प्रचार। मुसलमान भारत में केवल संपत्ति लूटने व शासन करने नहीं आए थे, बल्कि वे अपने धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं भौतिक सुखों में वृद्धि। क्या है भौतिक सुखों में वृद्धि। इस्लाम धर्म जीव आगमन में विश्वास नहीं करता था, इसलिए इस्लाम धर्म की मान्यता थी कि संपूर्ण सुखों का भोग किया जाए। भौतिक सुखों की वृद्धि का मतलब वो सब कुछ करना चाहते थे इस जीवन में, क्योंकि वो नहीं, उनके मतलब कि इस्लाम धर्म में ये विश्वास नहीं है कि हम फिर से आएंगे या फिर से जाएंगे, है ना। उनका एक ही है कि मैंने एक बार जन्म लिया है, तो इस जन्म में हर कुछ सुख सुविधाओं को भोग करके मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि इसके बाद हमें कभी जीवन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इस तरीके के उनके अंदर विचार थे। शासन की दृढ़ीकरण। मुसलमान जानते थे कि जब हिंदू हमारे शासन के प्रति वफादार नहीं होंगे, ठीक है। मुसलमान क्या जानते थे, जब हिंदू हमारे शासन के प्रति वफादार नहीं होंगे तब तक यहाँ शासन करना असंभव है। अतः शिक्षा के माध्यम से ही हिंदुओं के हृदय में इस्लाम धर्म के प्रति अनुकूल भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया जा सकता है, ठीक है। उन्हें पता था कि जब तक हम हिंदुओं को मुसलमान की मतलब मुस्लिम धर्म की शिक्षा नहीं देंगे, तब तक हम उनके दिल पर हम कब्जा नहीं कर पाएंगे, और तब तक आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते हैं। शारीरिक रूप से गुलाम बना सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से तभी आप गुलाम बना सकते हैं जब उसके दिल पर आप कब्जा कर लें, है ना। तो उसके दिल पर आप कैसे कब्जा कर सकते हैं कि अपने शिक्षाओं के माध्यम से, या यूं कहें तो आप उसे इनडायरेक्टली कन्वर्जन कर सकते हैं अपने में, ठीक है। तो होता है शासन का दृढ़ीकरण इसी तरीके से मुस्लिमों ने किया, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था कैसे थी, यहां पे देखिएगा।
मकतब, मकतब फारसी भाषा के, यहां पर देखिएगा, मकतब जो है फारसी भाषा के कुतुब शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ है लिखना। इस अर्थ में मकतब का वह स्थान है जहां बालक लिखना सीखता है। मकतब का मतलब क्या होता है? लिखना। जहां पर बालक लिखना सीखता है उसे हम मकतब बोलते हैं। उसके बाद दूसरा है मदरसा। मदरसा शब्द फारसी भाषा के दरस से निर्मित है। इसका अर्थ है व्याख्यान देना। मदरसा वह स्थान है जहां भाषण दिए जाते हैं, यहां उच्च स्तरीय शिक्षा भी प्रदान की जाती है। ठीक है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने मदरसे में पढ़ाई किया है। आप सभी लोगों के बीच का ही हूं, लेकिन मैंने मदरसे में कुछ दिन पढ़ाई भी किया है। वहाँ के मौलवी साहब वगैरह कुछ चीज़ें हमें उर्दू की भी आती हैं, है ना। आगे बात करते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रारंभ जो है बिस्मिल्लाह रस्म से होती है। बालक की आयु 4 वर्ष 4 मास 4 दिन के हो जाने पर, देखिएगा मुस्लिम धर्म की जो बिस्मिल्लाह रस्म होता है उससे भी, देखिए ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, ऐसा नहीं है मैं फेंक रहा हूं, ऐसे ही आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं, ये सभी चीजें आपको जानना भी चाहिए और आपकी परीक्षा में भी आएगा। ठीक है, तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रारंभ जो है बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन हो जाने के बाद नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के पास ले जाते थे, जहां मौलवी द्वारा कुरान की कुछ आयतों को बच्चों को दोहराना पड़ता है। ठीक है, यदि नहीं दोहरा पाता है बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त माना जाता है। यदि आयतें वह नहीं दोहरा पा रहा है उसे कहा जाता है भैया एक बार बोल के दिखाओ बिस्मिल्लाह। अगर लड़का बिस्मिल्लाह बोल के दिखा देता है उसका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, यही होता है बिस्मिल्लाह रस्म। और आपने अपने यहाँ प्रारंभिक शिक्षा में स्थान दिया होगा। देखिए यहाँ मैं तो आज दिखाई भी दे रहा हूँ, इस तरीके से कान पकड़ करके जरूर आपको दिखाए होंगे। ठीक है, याद है कि नहीं याद है ना। आपने जब एडमिशन लिया होगा, हमारे समय में होता था, आपके भी समय में होता था, क्योंकि आप भी हमारे बीच के ही हैं। आगे बात करते अध्ययन पद्धति। मित्रों यहाँ पे अध्ययन पद्धति कैसी रही होगी, है ना। यहाँ पे अध्ययन पद्धति थी, मुस्लिम युग में शिक्षा प्रदान करने की कोई विशेष पद्धति नहीं थी। प्रारंभिक स्तर पर मौखिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। लकड़ी की पट्टी पर काली स्याही से लिखा जाता था और मदरसों में शिक्षण का प्रमुख साधन भाषण ही था। इस समय मॉनिटर प्रणाली मकतब और मदरसों में प्रचलित था। समझ रहे हैं मॉनिटर प्रणाली का मतलब क्या है? मॉनिटर प्रणाली का मतलब है जो व्हाइट बोर्ड पीछे दिख रहा है ना, ऐसे ही ब्लैक बोर्ड वगैरह पे लिखाया भी जाता था। ऐसा नहीं था कि नहीं लिखाते थे, लेकिन ज़्यादातर जो शिक्षा दिया जाता था उस समय जो है ज़्यादातर शिक्षा भाषण के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से ही दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं शिक्षण माध्यम कैसा था। मित्रों शिक्षण माध्यम आप सभी लोग जानते हैं, मुगलों की जो औपचारिक भाषा थी, या यूँ कहें तो मुगलों की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी, और इस समय शिक्षण माध्यम भी फारसी था। अकबर ने अपने समय में कुछ छूट दिया था कुछ शिक्षण पालियों में। संस्कृत भी, मतलब कि अकबर एक उदार व्यक्ति था ना, तो उसने छूट भी दिया था, भाई जिसे लगे कि यार संस्कृत पढ़ना चाहिए आप संस्कृत भी पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, है ना, ऐसे अकबर ने छूट दिया था। लेकिन अन्य शासक जो हुए हैं मुगल काल के, वो अधिकतर जो है फारसी भाषा को ही प्रचार प्रसार में लाए हैं। ठीक है, उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि और किसी भाषा का प्रसार हो सके। ठीक है, चलिए परीक्षा प्रणाली कैसी थी? चाहे मकतब हो या मदरसा, दोनों उस समय कोई परीक्षा प्रणाली विकसित नहीं थी। उस समय परीक्षा प्रणाली विकसित ही नहीं थी। मौलवी व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने पर, ठीक है, बच्चों को ऊंची जमात में भेज देते थे। मौलवी अगर चाहते थे कि भैया बच्चा जो है बेहतरीन तरीके से पढ़ाई पर, मतलब कि बेहतरीन है, उसे कह देते थे चल आगे तू चला जा, मतलब अगले दर्जे में उसे भेज दिया जाता था। ठीक है, उस समय विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्त होने पर बालक को कामिल, फाजिल और आलिम की उपाधि दी जाती थी। ये क्या उपाधियां हैं कामिल, फाजिल और आलिम, इसके बारे में जानकारी नहीं लेनी है, बस यही समझिए कि शिक्षा प्राप्त होने पर बालक को कामिल, फाजिल या आलिम, ये सभी जो है उपाधियां जो है मुगल कालीन शिक्षा में दी जाती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं आधुनिक शिक्षा में मुस्लिम शिक्षा की विशेषताएं क्या रही थी। तो आज जो है विशेष करके यही मैं पढ़ाने वाला हूं मुस्लिम शिक्षा के बारे में। आज के युग में शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं हो सकता, अतः मुस्लिम काल की व्यवहारिक शिक्षा को अपनाया जा सकता है। ठीक है, इसके पहले जो आपने बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़ा, वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ा, उसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। लेकिन मुगल कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना नहीं था। और आज के डेट में भी हम मुगल कालीन शिक्षा की एक अच्छी आदत को ग्रहण कर रहे हैं कि आज की डेट में भी हम शिक्षा को मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मान रहे हैं। ठीक है, शिक्षा को ज्ञान का साधन मान रहे हैं और जीवन में कुछ अलग करने का साधन मान रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम काल में सभी स्तरों पर शिक्षा निःशुल्क थी। इस समय भारत में प्राथमिक से उच्च स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क थी। ठीक है, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक की विद्यालय की शिक्षा निःशुल्क थी, परंतु उच्च स्तर पर शुल्क लिया जाता था। और आज भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई जो है 6 से 14 वर्ष तक की पढ़ाई कैसी होती? फ्री होती है। लेकिन
उसके ऊपर जब आप जाते हैं, कक्षा 9वीं 10वीं पढ़ते हैं, तो उसका शुल्क लिया जाता है। और ऐसा जो है मुगल कालीन में भी हुआ था, हमने उसे एडॉप्ट किया है। ठीक है, चलिए। मुस्लिम काल में गुरु शिष्य के रूप में व्यक्तिगत संपर्क रहता था। आधुनिक समय में ही गुरु और शिष्य में निकट संबंध बना रहता है, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, मुस्लिम काल में भी गुरु शिष्य में व्यक्तिगत संपर्क रहता था। इससे पहले जो बौद्धकालीन और वैदिक कालीन शिक्षा थी ना, वहां पर व्यक्तिगत संपर्क नहीं था। गुरुजी आते थे तो बच्चे काफ़ी, मतलब कि ऐसा नहीं था कि बच्चे डायरेक्टली गुरुजी से कुछ बात कर पाएँ, ऐसा नहीं था। लेकिन मुगल काल आते आते गुरु और शिष्य के बीच व्यक्तिगत संबंध होने लगे, और आज ऐसे संबंध है कि आप हमसे जो है डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे रहे हैं, है ना। तो मुगल कालीन शिक्षा की जो बेहतरीन व्यवस्थाएं थी, उसे आज की शिक्षा में एडॉप्ट किया गया है। ऐसा नहीं है मुगल कालीन शिक्षा को ही केवल एडॉप्ट किया गया है, वैदिक काल के भी जो अच्छे गुण थे उसे हमने एडॉप्ट किया है, और उसके बाद जो है बौद्ध कालीन जो अच्छे गुण थे मैंने उसे एडॉप्ट किया है। मैंने मतलब हम लोगों ने, है ना। आज के समय में लौकिक और धार्मिक शिक्षा में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं मुगल कालीन शिक्षा के बारे में आपने समझ लिया। जितना जानकारी आपने ले लिया वही आपके लिए बहुत है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा कैसी रही है? एक वैज्ञानिक हुए हैं, एक अच्छे अंग्रेजी पुस्तकालय की अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत और फारसी का साहित्य है। लॉर्ड मैकाले का नाम आपने अवश्य सुना होगा। लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था कि एक अच्छी अंग्रेजी का जो पुस्तकालय होगा ना, पुस्तकालय की अलमारी के बराबर ही, अर्थात पूरे पुस्तकालय की बात ही छोड़ो, एक अच्छी अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर, ठीक है, एक अलमारी के बराबर समस्त संस्कृत और फारसी का साहित्य होगा। ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। लेकिन एक सिरे से ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉर्ड मैकाले के बारे में। तो लॉर्ड बेंटिंक ने, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है अच्छी तरीके से, लॉर्ड बेंटिंक ने मैकाले से शिक्षा संबंधी परामर्श मांगी थी, जिसे मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को बेंटिंक के पास भेजा था। मैकाले अंग्रेजी साहित्य का महान विद्वान था। वह अंग्रेजी साहित्य तथा सभ्यता का प्रबल समर्थक था। वह प्राच्य साहित्य, ठीक है, वह प्राच्य साहित्य को अविकसित एवं गंवारू समझता था। मैकाले ने 1813 की आज्ञा पत्र की विवेचना अपने ढंग से की थी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इतनी मैकाले के बारे में जो चीज़ें हैं पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं थी। विवेचना क्या किया था लॉर्ड मैकाले ने? लॉर्ड मैकाले द्वारा आज्ञा पत्र के प्रमुख तत्वों की विवेचना की गई थी। साहित्य शब्द जो आज्ञा पत्र में, उसका अर्थ प्राच्य साहित्य से नहीं बल्कि इंग्लिश साहित्य से था। ठीक है, जो साहित्य है उसका मतलब वो कहता था ये प्राच्य साहित्य नहीं है, ना मुगल कालीन है ना संस्कृत है, इसका मतलब केवल और केवल अंग्रेजी साहित्य से है। कुछ खरखराहट की आवाज़ जा रही है तो पंखा चल रहा है, फैन, उसका आवाज़ जा सकती है, मैनेज करिएगा। अंग्रेजी विश्व की सर्वोत्तम भाषा है, अतः इसकी शिक्षा भारत को दी जानी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी विश्व की सर्वोत्तम भाषा है, अतः इसकी शिक्षा भारत में दी जानी चाहिए, लॉर्ड मैकाले का कथन। इंग्लिश द्वारा ज्ञान विशाल भंडार को प्राप्त किया जा सकता है। इंग्लिश नवजागरण का एकमात्र साधन है, बाकी किसी और सब्जेक्ट से हम नवजागरण को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक किसका कथन है? लॉर्ड मैकाले का। इससे सरकार पर आर्थिक व्यय भार कम होगा, क्योंकि प्राच्य विद्यालय में छात्रवृत्ति देनी पड़ती थी, है ना। ऐसा लॉर्ड मैकाले का कथन था। मैकाले विवरण पत्र की समालोचना, ठीक है, समालोचना का मतलब क्या होता है? समालोचना का मतलब ये होता है कि हम जो है बताएं कि लॉर्ड मैकाले ने जो विवरण पत्र दिया था उस विवरण में क्या क्या चीज़ें जो है काफ़ी हद तक सही हुई। इसकी आलोचना नहीं करनी है, इसका थोड़ा सा अच्छी चीज़ें जो लॉर्ड मैकाले के विवेचना पत्र से हमें मिला है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वही होता है समालोचना। ठीक है, मैकाले के कारण ही कंपनी की अस्थिर शिक्षा नीति में स्थिरता आई थी। इंग्लिश शिक्षा एवं आचार विचार में काफ़ी प्रचार हुआ। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों, यहाँ पर क्या है, हाँ, यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश शिक्षा में भारत में नवजागरण, राष्ट्रीय चेतना, समानता एवं स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ। मैकाले को भारतीय शिक्षा का दीपवाहक समझा जाता है, परंतु उससे पहले राजा राम मोहन राय जैसे अनेक इंग्लिश शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे हैं। जो राजा राम मोहन राय को आप जानते होंगे, नवजागरण के अग्रदूत हैं। सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था। सती प्रथा का अंत कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था। कौन उस समय गवर्नर जनरल था, मतलब कौन उस समय जो है गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय गवर्नर जनरल थे। इस बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो लॉर्ड जो राजा राम मोहन राय थे वह इंग्लिश के प्रबल समर्थक रहे हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं मित्रों, मैकाले ने वैज्ञानिक प्रकृति की पृष्ठभूमि तैयार की थी, ठीक है। और बात करते हैं, उसने देसी साहित्य की निंदा की परंतु उनके विकास की सिफारिश की थी। उसने देसी जो साहित्य थे उसके निंदा की थी कि यार ये खराब है, सही नहीं है, लेकिन उसकी सिफारिश की थी कि यार बढ़ाया भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों को पीट दो, ख़त्म कर दो। जो इसके लेखक हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग, कुछ लोग कह रहे थे भैया PDF कहाँ पे मिलेगा, तो निश्चित रूप से आपके लिए PDF का मैंने इंतजाम कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, ठीक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, ठीक है। उसके लिए आपको मैं बता दूं पेड करना पड़ेगा। अब कितना पेड करना पड़ेगा आप वहाँ पे जाएंगे आपको पता चलेगा। साथ के साथों सब्जेक्ट के नोट्स इसी तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ लोग कहेंगे भैया आप पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है, आप पढ़ाते और इसका PDF आसानी से आप दे सकते थे। तो कुछ बेसिक नीड्स होती है जिसकी आवश्यकता के लिए हर एक को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप कर सकते हैं निशांत ज्ञान का सपोर्ट। कैसे कर सकते हैं, आप जो आपको लिंक दिया जा रहा है उस लिंक पर आप जाएंगे तो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे जो है वो नंबर मांगेगा, आपका मोबाइल नंबर आप अपना डालिए। मोबाइल नंबर पे आपकी OTP आएगी, OTP से वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नंबर आप अपना नाम दीजिएगा। नाम देने के बाद जो है पेमेंट की प्रक्रिया होगी। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद आप डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन होने के बाद पूरे के पूरे नोट्स आपको जो है करीने से आपको वहाँ पे प्राप्त होती रहेगी। कुछ लोग कहेंगे भैया एक ही साथ नोट्स दे दीजिए, तो मैं आपको बता दूं एक साथ नोट्स मैं आपको नहीं दूंगा। जैसे जैसे पढ़ाता रहूँगा वैसे वैसे आपको नोट्स मिलता रहेगा। और जब कोई सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा तो उसका एक कंबाइंड नोट्स आपको दे दिया जाएगा, जिससे प्रॉपर आप उसे जो है रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग निशांत ज्ञान के सपोर्ट में ये जरूर करेंगे। बाकी जो लोग इसके योग्य नहीं हैं, जो लोग इतना पेड भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था, उनके लिए मैं जिस तरीके से कार्य कर रहा हूं ऐसा कार्य करता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी आपके लिए काम नहीं करूंगा, ये तो मैं कर ही रहा हूं, वीडियोज वगैरह बना रहा हूं। तो कुछ वीडियोज हो सकता है प्राइवेट की जाएँ, लेकिन काफ़ी सारी वीडियो आपके लिए पब्लिक की जाएंगी, ठीक है। जब बच्चे वहाँ पे जुड़ेंगे तो कुछ लोगों का डिमांड ये भी रहेगा कि भैया वीडियोज प्राइवेट करिए, तो हो सकता है 4, 6, 10 वीडियो मैं प्राइवेट करूँ, बाकी सभी चीज़ें आपको बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसी तरीके से मिलती रहेंगी, ठीक है। कैसा लगा मेरा ये विचार, देखिए कुछ लोग चाहे जो कहें, लेकिन हर एक व्यक्ति की बेसिक नीड्स होती है जिसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप लोगों से ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, समझ में आया ना। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और जितने भी आपके साथी हैं उनसे भी जुड़ने के लिए कहें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।